ओके, तो बच्चों हम लोग जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने बात की थी वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में जो मोटी मोटी बातें हमारे सामने निकल के आई थी वो ये थी कि डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि जिस तरह से आइंस्टीन का कहना है कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, जो कि वेव के रूप में हम जानते हैं, और उसके पास एक पार्टिकल जैसा गुण होता है जिसको अल्टीमेटली हम लोग फोटोन हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसी की देखा देखी हम ये भी कह सकते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम पार्टिकल कहते हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ एक वेव जैसा बिहेवियर जुड़ा होना चाहिए। और डी ब्रॉगली इस कॉन्सेप्ट को जब कहते हैं उसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। और यहाँ तक आने के लिए डी ब्रॉगली ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटोन हाइपोथेसिस, जो कि आइंस्टीन के काम थे, उनका ही सहारा लिया था। तो इस तरह से अल्टीमेटली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में ये बात हमारे सामने आखिर में निकल के आती है कि जिसको कि हम पार्टिकल कहते हैं, जो हमारे पास पार्टिकल के रूप में जानकारी में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते हो कि जे थॉमसन ने एटम में एक पार्टिकल खोज की, उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया उस समय इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ही कहा गया, और वही कहा जाता था 1924-25 तक, जब तक कि डी ब्रॉगली अपनी हाइपोथेसिस लेके नहीं आते हैं। और डी ब्रॉगली अपने हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव जैसा गुण आ जाता है, और इस वेव को हम नाम दे देंगे मैटर वेव। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। और जो वेव आप ले रहे हो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, जहाँ पर ये मैटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ है, और पी क्या है, इस पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, जिसको कि हम जिस पार्टिकल के साथ इस मैटर वेव को जुड़ा हुआ मान रहे हैं। ओके, नाउ जैसे ही हमने कहा मैटर वेव, तो वेव थ्योरी तो उससे पहले एग्जिस्ट कर रही थी। आपने पढ़ा है वेव कितने तरह की होती है। एक तो होती है मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो वेव होती हैं जिनको जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। और मैकेनिकल वेव जब चलती हैं तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वेव नहीं चल सकती। जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज़ कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे कमरे में हवा है। अगर हवा हटा दें, वैक्यूम हो, तो हम कुछ भी बोलेंगे वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि इस हवा की ज़रूरत है, इस माध्यम की ज़रूरत है इस मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माध्यम तो भी चली जाएंगी और माध्यम नहीं है तो भी चली जाएंगी, इसलिए वैक्यूम में भी जा सकती हैं। जैसे कि हम अंतरिक्ष में देखते हैं, सूर्य से प्रकाश हम तक आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम तक आ रहा है वो बिना माध्यम के बहुत लंबा सफ़र तय करके आ रहा है। 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूरी है हमारे सूर्य से, तो वो बहुत सारी दूरी, 99.99% की दूरी जो है वो बिना माध्यम के ही चलता है। जब हमारा माध्यम कब शुरू होता है, हमारा वायुमंडल हमारी सतह से औसतन 19 किलोमीटर ऐसे कुछ है। तो अगर हम ज़मीन से केवल 19 किलोमीटर की रेंज है जहां हवा है, उसके ऊपर तो सब अंतरिक्ष है, तो 15 करोड़ किलोमीटर में केवल 19 किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र आता है जब ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो कोई माध्यम पाता है। इसके अलावा जो वो 14 करोड़ 999 जितना भी 99 लाख 9 जो भी है, इतना किलोमीटर की जो दूरी है वो प्रकाश बिना किसी माध्यम के ही चल रहा है। तो हमारे पास वेव कौन सी है, मैकेनिकल वेव। जैसे हम बोल रहे हैं, स्पीकर है, यहाँ से स्पीकर है, तो यहाँ से वेव एनर्जी निकल रही है, और हम दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर एनर्जी इस तरह से इस सोर्स से बाहर जा रही है, साउंड वेव बिना माध्यम के। ये जहाँ ए है बी पॉइंट तक नहीं जाएगा। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हैं, जैसे एक बल्ब है, जला तो बल्ब जला तो उससे वेव चारों तरफ पहुंची तो पॉइंट बी तक पहुंची, और ऐसा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो दो तरह की वेव तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दो प्रकार की वेव। अब मैकेनिकल वेव को समझाने के लिए न्यूटन का इक्वेशन है, न्यूटन ने इस पर काफ़ी काम किया था, लैप्लास ने इस पर काफ़ी काम किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने के लिए हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन है। अब देखो होता क्या है, वेव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चूँकि वेव क्या होता है, आपने जो बेसिक परिभाषा पढ़ी है वो ये है कि वेव एक ऐसा तरीका है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
हम बोल रहे हैं तो हमारे गले की जो आवाज़ है, जो हमारी आवाज़ है, ये हमारी एक ऊर्जा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हमारी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है। प्रकाश एक जगह दूसरी जगह तक जाता है, अपने साथ ऊर्जा लेके जाता है। तो जो वेव होती हैं वो एक तरह के ऊर्जा का फ्लो कराती हैं। प्रोग्रेसिव वेव की हम बात कर रहे हैं, और चूँकि ये इनविजिबल होती है, इनको हम देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनको समझने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो हर तरह की वेव की पूरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए। मैकेनिकल वेव के लिए हमारे पास न्यूटन इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स की इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। अब डी ब्रॉगली एक नई तरह की वेव की बात कर रहे हैं, मैटर वेव। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैटर वेव मैकेनिकल वेव तो नहीं है, क्या मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है। अगर ये इन्हीं में से किसी के जैसे दिख जाएं तो हम जो पहले से मैथमेटिक्स मौजूद है उसका इस्तेमाल करके अपनी मैटर वेव की मैथमेटिक्स को समझ जाएंगे। लेकिन जरा एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये होता है मैकेनिकल वेव में, स्पीकर जहाँ है वहाँ से साउंड आगे बढ़ रहा है, लाइट जहाँ है, सोर्स जहाँ, मोमबत्ती जहाँ है, वहाँ से प्रकाश आगे जा रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जहाँ भी मूव करता हुआ जाएगा उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ा होगा। यानी कि इसमें जो सोर्स है वो पार्टिकल है और उसका वेव नेचर उसके साथ जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये व्यवहार न यहाँ है न यहाँ। ऐसा नहीं है कि जैसे स्पीकर यहाँ है तो उससे साउंड निकली दूर तक चली गई, कई किलोमीटर दूर तक चली गई। लेकिन मैटर वेव के साथ ऐसा नहीं है कि पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल अपने अंदर से वेव निकाल रहा है, तरंग निकाल रहा है। ऐसा नहीं होता है। उस पार्टिकल के साथ खुद एक तरंग व्यवहार जुड़ा हुआ है। वो पार्टिकल एक तरह से खुद एक तरंग में कन्वर्ट हो जाता है जब वो पार्टिकल चलना शुरू करता है। इसको ऐसे समझ लो, ये पार्टिकल है, चला 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 और जैसे उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी हुई वो एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा कि इसका मतलब उसमें पार्टिकल नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसमें पार्टिकल नहीं है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहते हैं। बोहर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यही है कि जिस समय पार्टिकल है, इसको हम पार्टिकल कह रहे हैं, इसका मतलब उस समय इसके साथ वेव बिहेवियर नहीं होगा, और जिस समय ये पार्टिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय इसके साथ पार्टिकल बिहेवियर नहीं होगा। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एक ही समय में पार्टिकल का व्यवहार भी रखे और वेव का व्यवहार भी रखे। तो आपको ये समझना है कि एक जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जब ये चलना शुरू करता है, मोशन में आता है, तो इमीडिएटली इसका वेव नेचर काम में आना शुरू हो जाता है, इसका वेव नेचर प्रभावी होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये एज अ वेव की तरह बिहेव करता है, ये एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ में आनी जरूरी है, काउंटर कॉमन सेंस हैं। तो मैटर वेव के बारे में पहली बात तो आप समझ लें, ना ये मैकेनिकल वेव की तरह व्यवहार करती हैं, ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह व्यवहार करती हैं। ये बिल्कुल नए तरह की वेव है, एक नया कंसेप्ट है, तरंगों का एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है ये, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ इसका पार्टिकल है, जो जिस पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ हम कह रहे हैं, उस पार्टिकल के साथ इसका मोशन होता है। पार्टिकल जहाँ जहाँ जाएगा उसी के साथ साथ उसका तरंग व्यवहार जाएगा। पार्टिकल अपने से तरंग व्यवहार अलग नहीं करता है, वो मूव कर रहा है, उसके साथ तरंग व्यवहार है। कुछ कुछ वैसा जैसे कि हमारी परछाई है। परछाई के साथ क्या होता है, हम होते हैं तो ये परछाई होती है, धूप है, हम है, हमारी परछाई है। तो हमारा होना और परछाई का होना दोनों एक साथ होता है। लेकिन वेव पार्टिकल डुअलिटी में ये समझो कि कोई पार्टिकल है, वो चलना शुरू करता है तो पार्टिकल खुद नहीं रहता, बल्कि वो पूरे के पूरा तरंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसा है कि हम धूप में खड़े हुए तो हम नहीं रहे, लेकिन हमारी परछाई रहती है। कुछ ऐसे ही तरीकों से हम इसको कुछ आइडेंटिफाई सा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास मैकेनिकल वेव भी नहीं है, ये मैटर वेव, ना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन ये वेव हैं। वेव होने के नाते एक जो वेव की बेसिक इक्वेशन होती है y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये इस पे अप्लाई हो सकती है। क्योंकि वेव होने के नाते ये मैथमेटिक्स उस पर अप्लाई होगी। अब उसमें मीडियम की नेसेसिटी क्या है, ये सब चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं होंगी। एक तो ये चीज़ है कि मैटर वेव जो है वो सामान्य वेव नहीं है, इसीलिए पुरानी हमारी जो मैथमेटिक्स की थ्योरी है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये जितनी वेव होती हैं ये नॉन लोकलाइज्ड होती हैं। थोड़ा सा हम लोकलाइज्ड, अब हम थोड़े से ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हार्डकोर फिजिक्स के वर्ड हैं, और इनका जब इस्तेमाल करते हैं तभी थोड़ा सा इसका एक बेसिक सा फ्लेवर आता है कि हाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है। तो देखो, वेव के लिए जब हम लोग लिखते हैं कोई चीज़ तो हम ये मानते हैं कि वेव एक कॉन्टीन्यूअस है। वेव हमने कॉन्टीन्यूअस है। हमने जब खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन किया तो हमने इतनी वेव को देखा जो कि इससे पहले भी एक्सटेंड कर रही थी, इसके आगे भी एक्सटेंड करेगी। हमने केवल इतनी वेव को देखा, तो हमारे लिए ये वेव का ये विस्तार इनफाइनाइट है और ये विस्तार इनफाइनाइट है।
सामान्य रूप से जब हम इन सारी वेव के बारे में बात करते हैं तो इसी तरह की कुछ बातें कर रहे होते हैं। प्रकाश हमारे सामने है, अब हम उसको एक कॉन्टिन्यूस वेव मानते हैं कि वो एक लंबे दूरी में फैला हुआ है, यानी इसको हम नॉन लोकलाइज्ड नेचर का मानते हैं। लेकिन मैटर वेव के साथ इशू क्या है, पार्टिकल जहाँ रहेगा उसी पार्टिकल के साथ ही उतने ही एरिया में ये वेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल यहाँ है, इसकी वेव यहाँ तक फैली है। तो इसका मतलब है कि ऐसे भी कुछ जगहें मिल जाएंगी जहाँ पार्टिकल नहीं लेकिन उसकी वेव है। पर डी ब्रॉगली ने कहा था हर मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ उसका वेव नेचर जुड़ा होता है। इसका ये मतलब भी है कि जहाँ जहाँ पार्टिकल रहेगा उसी के इर्द गिर्द ही कुछ दूरी पे वो मैटर वेव रहेंगी। जैसे सिक्योरिटी का इशू होता है, जैसे सिक्योरिटी है तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपके इर्द गिर्द आपके बॉडीगार्ड जा रहे हैं, 4-6 बॉडीगार्ड है जो हमेशा आपके पास रहते हैं। बिल्कुल आप के ऊपर चढ़े नहीं रहते, लेकिन आप जहाँ हो उससे 2-4 फीट की रेंज में वो सब आपके मौजूद रहेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ हो आपसे 10 किलोमीटर आगे हैं या आप यहाँ हो आपसे 10 किलोमीटर पीछे हैं, नहीं, उनकी जो लोकेलिटी है वो आपके इर्द गिर्द ही है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो मैटर वेव जो थी वो नॉन लोकलाइज नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ वो पार्टिकल रहता है, जो सोर्स पार्टिकल उसी के साथ वो रहेंगी। तो पहला बात तो था मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, मैटर वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, मैटर वेव एक नए तरह की वेव है। और दूसरा ये था कि मैटर वेव जो है वो नॉन लोकलाइज नहीं है, मतलब उनका विस्तार इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नहीं होता, वो लोकलाइज नेचर की होती है। वो एक निश्चित क्षेत्र में उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस एक निश्चित क्षेत्र में रहेगी, और ये क्षेत्र वही होगा जहाँ पार्टिकल के पाए जाने की आपको संभावना निकाल सकते हो। अब ये प्रोबेबिलिटी संभावना की बात हम आगे पढ़ेंगे अपने कोर्स में। तो लिखना हमें क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव पैकेट नेचर ऑफ मैटर वेव, वेव पैकेट नेचर ऑफ मैटर वेव। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर हम आज अपने इस पूरे डिस्कशन में देखेंगे, या कुछ क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी फॉर मैटर वेव, क्वेश्चन मार्क, राइट इट्स एक्सप्रेशन। Okay, what is the concept of phase velocity for matter waves? Write its expression. दूसरा, what is the problem with the concept of phase velocity of matter wave? What is the problem with the concept of phase velocity of matter wave? क्या प्रॉब्लम थी? और एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, how the concept of wave packet developed, derive the expression for group velocity. ओके, सो ये कुछ 3 हमारे सवाल हैं, और हम आज का डिस्कशन प्रयास करेंगे कि इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द रहे, और इन्हीं 3 सवालों के जवाब हम यहाँ पर पूरी तरह से दे ले जाते हैं। तो पहला हमें समझना है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी फॉर मैटर वेव्स एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन, एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद दिस फेज वेलोसिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ ही हम एड्रेस कर लेंगे। ओके, तो हम एक हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड group velocity, concept of phase velocity and group velocity for matter waves, concept of phase velocity and group velocity for the matter waves। ठीक है, देखो चूँकि वेव है, वेव होने के नाते इसका एक जनरल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी द मैथमेटिकल expression, the mathematical expression for a wave, the mathematical expression for a wave moving along the positive x direction, moving along the positive x direction may written as y is equal to a sin kx minus omega t, where k is 2 pi by lambda and और लेमडा क्या है, लेमडा इज वेवलेंथ और ओमेगा इज 2 पाई न्यू और न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और ए इज एम्पलीट्यूड और वाई क्या है, वाई इज instantaneous function at any time t। तो हमने किसी टाइम t पर किसी पोजीशन x पर किसी वेव के लिए अगर मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहा तो इस तरह से वो फार्मूला लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के के अंदर वेवलेंथ की जानकारी है 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी की जानकारी है 2 पाई न्यू, ए इसका वेव का एम्पलीट्यूड है, y जो कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या एक फंक्शन है ये जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब चूंकि मैटर वेव भी एक वेव है तो जाहिर सी बात है वेव होने के नाते उसका धर्म है कि वो इस तरह की इस इक्वेशन नंबर 1 जैसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हालांकि ये मैटर वेव है तो इसके लिए हम वेवलेंथ कुछ डी ब्रॉगली फार्मूले से डिफाइन करेंगे। इसके लिए वेवलेंथ हम उन तरीकों से नहीं डिफाइन करेंगे जिस तरीके से हम साउंड वेव के लिए वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेवलेंथ डिफाइन कर रहे थे, क्योंकि एक नए तरह की वेव है और इसकी जो वेवलेंथ है उसको डिफाइन करने का बिल्कुल नया फार्मूला दिया गया है। तो k जहाँ 2 पाई बाई लेमडा है वहाँ ये लेमडा जो है वो असल में h अपॉन p के फार्मूले से दिया जाएगा, और ये फार्मूला सिर्फ मैटर वेव के लिए काम करता है, ना साउंड वेव के लिए काम करता है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए काम करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे इन द सिमिलर वे एज इन इक्वेशन 1, in a similar way as in equation 1 for matter wave the expression may written as psi function of xt is equal to a sin kx minus omega t, इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम अगर साउंड की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, उस वेव के नेचर को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे e लिख देंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का वेरिएशन, मैग्नेटिक कंपोनेंट का वेरिएशन लिख सकते हैं। ऐसे ही मैटर वेव के लिए हमने एक कोई फंक्शन ले लिया, अब वो फंक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा चूंकि मैकेनिकल वेव नहीं है, साउंड वेव नहीं है, ना ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगी चूंकि ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये बिल्कुल नए तरह की वेव है, एक नए तरह की वेव जिसको मैटर वेव कह रहे हैं। तो डी ब्रॉगली ने इस नए तरह की वेव के लिए एक कोई फंक्शन ले लिया। अब अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी डी ब्रॉगली इस बारे में क्लियर नहीं है कि आखिर ये फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन इतना तो पक्का है कि इस मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी फंक्शन की तो आवश्यकता होगी, कोई फंक्शन है। तो अभी आप इसके बारे में सिर्फ इतना सोचो कि चूंकि वेव है तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर होने के नाते उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, उसमें साइन का बिहेवियर होगा, उसमें k होगा, k के अंदर लेमडा होगा, लेमडा का ये फॉर्मूला है। ऐसे ही वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और यही फॉर्मूला मान लो इसके लिए भी है। तो हम बस अभी बहुत ज़्यादा आगे हम सवाल ना कहें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और सोचें कि ठीक है हमने मैटर वेव के लिए इक्वेशन की एक ही देखा देखी एक इक्वेशन लिख ली। तो आप लिखोगे here psi is the mathematical function
that is associated with the matter wave and called, क्या कहते हैं भैया इसको कहते हैं वेव फंक्शन and called वेव फंक्शन। एम आई क्लियर? होप आप समझ रहे होगे। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है। देखा देखिए हम एक वेव इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया। अब साई क्या है? कोई पूछे क्या है भैया साई, मैटर वेव के लिए साई क्या है? अरे पहले मैटर वेव तो समझ जाएं ठीक से क्या है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी मैटर वेव के लिए, हम उनके साई और के और ओमेगा और टी और ये सब कुछ चीज़ों को भी और अच्छे समझते जाएंगे। और ये जो समझ है ना, ये समझ कोई छोटी मोटी समझ नहीं है। इस समझ को बनाने वाला, इस समझ को बताने वाला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता होने वाला है। तो ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है कि वेव फंक्शन के लिए साई है, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब को बनाया था मैक्स बॉर्न ने। उस जमाने में जब आइंस्टीन भी थे, बोहर भी थे, हाइजेनबर्ग भी थे, श्रोडिंगर भी थे, इस सारे धुरंधरों के बीच में एक व्यक्ति जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेके आते हैं और नोबेल पुरस्कार पाते हैं। और ये बहुत बढ़िया एक यात्रा है, एक फिजिक्स के प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छी यात्रा है। किस तरह से विचार कहाँ कहाँ से खोज के लाए जाते हैं, कितने गहरे गहरे विचार फिजिक्स में अप्लाई किए गए जब क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआती विकास हो रहा था। दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग आई मस्ट से द जर्नी आप जो पढ़ते हैं इसको। खैर, दिस इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। अब बात आती है कि किसी भी वेव के लिए जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कैसे दी जाती है। तो किसी वेव के लिए वेलोसिटी जो होती है वो उसके टाइम कंपोनेंट और उसके इस जो उसका पोजीशन वाला कंपोनेंट है इसके रेशियो के बराबर होता है। देखो ऐसे है, वेलोसिटी जो होती है किसी वेव की वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। किसी भी वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। अब आप क्या करो, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई एफ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। इसको एडजस्ट कर दिया, एफ फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा, और के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा, तो के। तो किसी भी वेव जिसके लिए हमने साइन का इस तरह से लिखा है फॉर्मूला, उसके लिए जो वेव वेलोसिटी होगी वो ओमेगा बाई के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एम्पलीट्यूड, और इसे कहते हैं फेज। अभी हम वेव की बात कर रहे हैं, ये कोई क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं। तो वेव में ये जो चीज़ होती है वो फेज होती है। फेज के अंदर एक टर्म है के एक्स, एक टर्म है ओमेगा टी, और वेलोसिटी के लिए ओमेगा बाई के होता है। तो ये ओमेगा बाई के कहाँ के टर्म है? फेज के। इसीलिए इस v को कई बार फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। v इज द फेज वेलोसिटी। तो v के कई दो नाम हैं। v को चूंकि वेव का है इसीलिए इसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। और एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा और के टर्म होते हैं जो कि अल्टीमेटली साइन यानी फेज के टर्म के साथ होते हैं, तो इसको हम फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। दोनों ही नाम इक्वली यूजफुल होते हैं। तो आप किसी भी वेव के लिए फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी एक ही चीज़ पाओगे और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर इक्वेशन 2 द फेज वेलोसिटी for matter wave may written as VPH is equal to omega by k। ठीक है, VPH is omega by k। और ऐसे लिख सकते हो, और 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कट गया, न्यू इंटू लैम्डा। तो फेज वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 के साथ प्रॉब्लम क्या थी। सबको सही तो लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम आपको समझना है, क्योंकि उसी प्रॉब्लम को जब देखा गया तो हम फिर से फंस गए एक ऐसे स्थिति में
कि भाई सही क्या है। ये प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है वो हमको इस बात को सोचने से मजबूर करती है कि शायद हमने चीज़ों को ठीक से सोचा नहीं, और जब हम ठीक से सोचते हैं तो उसका सोल्यूशन पा जाते हैं। तो फेज वेलोसिटी जो हम लोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इक्वेशन नंबर 2 जो है, वो इक्वेशन नंबर 2 जो कि मैटर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस इक्वेशन नंबर 2 करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग, क्या सब हेडिंग लिखें, प्रॉब्लम विद द इक्वेशन, प्रॉब्लम विद द एक्सप्रेशन फॉर, या लिखो ऐसे प्रॉब्लम विथ एक्सप्रेशन फॉर VPH, प्रॉब्लम विथ एक्सप्रेशन फॉर VPH, इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैटर वेव्स VPH is omega by k, या VPH is frequency into wavelength by Planck by photon hypothesis E is equal to h nu, यानी कि nu is equal to E by h, ठीक है, by de Broglie hypothesis lambda is equal to h upon p। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस हेडिंग में पहली इक्वेशन है। हेंस इक्वेशन 1 गिव्स VPH, यहाँ से ये रख दोगे E बाई एच और h बाई p, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दी E बाई एच, इसकी वैल्यू h बाई p, h कैंसिल, ये हो जाएगा E बाई p, ठीक है। तो हमने एक और फॉर्मूला देख लिया E का, ये है, ओके। ऑल्सो E is equal to mc स्क्वायर एंड P is equal to mv। मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v, जिसका मास m है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो mv होगा। और कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मास m है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो एनर्जी है, E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगी। तो आप लिखोगे तो VPH की वैल्यू क्या हो जाएगी, mc स्क्वायर अपॉन mv, mm कैंसिल, तो VPH बराबर c स्क्वायर बाई v, ठीक है। यही है सबसे खतरनाक बात, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या खतरनाक है, सबको सही दिख रहा है। डायमेंशन चेक करो, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कर जाएगा, लेफ्ट साइड की डायमेंशन वेलोसिटी, राइट साइड की डायमेंशन वेलोसिटी। डायमेंशनलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसके अंदर। हाँ ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं, उनका रेशियो है, तो ठीक है, दो, एक वेलोसिटी स्क्वायर, एक नीचे वेलोसिटी, एक कट जाएगा, तब भी एक वेलोसिटी तो बचेगी राइट साइड में। तो वेलोसिटी राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है। व्हाट इज द इशू? इशू इज दैट इक्वेशन 2 इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आपने कहा ये क्या बता रहे हैं आप, ये कौन सी प्रॉब्लम है? देखो समझो इस बात को, अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती है और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट से वो हमेशा सही साबित हुई है, इसका मतलब वो नेचर का एक नियम है जिसको रिलेटिविटी की थ्योरी के रूप में हम कह रहे हैं। तो वो नियम हर स्थिति में पालन होना चाहिए, उस नियम का हर स्थिति में हमको पालन होता हुआ देखना पड़ेगा। जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि वो क्यों नहीं है कंसिस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 के साथ, सॉरी वो क्यों नहीं कंसिस्टेंट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। तो इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। यही बहुत ही क्रूशियल ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा अनकन्वेंशन है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखेंगे फॉर फोटॉन्स v बराबर c। फोटॉन जो होते हैं उनकी वेलोसिटी c के बराबर होगी। फोटॉन तो लाइट ही है, वेलोसिटी c की होती है। सो VPH बराबर c स्क्वायर c बाई c, ठीक है। तो अगर हम एक फोटॉन लेते हैं, फोटॉन का जब पार्टिकल कहते हैं उसके साथ वेव नेचर कहते हैं, तो भाई
पार्टिकल कहोगे तो भी वेलोसिटी c से चलेगा, और अगर उसको वेव कहोगे तो भी वेलोसिटी c चलेगा। ये तो सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश को अगर हम एक पार्टिकल कह रहे हैं तो वो पार्टिकल धीमे धीमे चलते हैं, और प्रकाश को अगर वेव कहते हैं तो वेव तेज तेज चलती है। ऐसा तो होता नहीं है। और साफ साफ दिख भी रहा है कि अगर फोटोन को जब पार्टिकल कहते हो तो उसकी वेलोसिटी c मानोगे, और इससे आप इस फार्मूले से निकालोगे कि उसकी जो वेव नेचर होगा वो भी c के साथ चलेगा। सब तो सही चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत अब आएगी। इफ एक्सेप्ट फोटोन for any material particle, for any other particles such as material particle, v is always less than c। फोटोन के लिए तो फोटोन की वेलोसिटी c के बराबर होती, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी पार्टिकल है, फोटोन के अलावा और कोई पार्टिकल है, तो वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम चलेगा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक अजम्पशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, इसको पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में वेलोसिटी ऑफ लाइट की लिमिट को टच नहीं कर सकते। अगर वो मटेरियल पार्टिकल है, भले इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वेलोसिटी कभी वेलोसिटी ऑफ लाइट से के बराबर नहीं होगी, ज़्यादा की तो बात छोड़िए। यानी कि किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हमेशा c से कम होगी। अब जरा सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारा पार्टिकल है v जिसकी वेलोसिटी है c/2। थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारा पार्टिकल जो है वो c/2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो जरा इस फॉर्मूले की बात सोचो, तो उस पार्टिकल के साथ जो फेज है, यानी उस पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव है, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी c² c/2, c कट गया, आ गया 2c। ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल c/2 वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ जो तरंग व्यवहार होगा, जो मैटर वेव होगा, वो 2c वेलोसिटी से चलेगा। तो पार्टिकल खुद चल रहा है c/2 से, और उसके साथ तरंग जो जुड़ी है वो 2c वेलोसिटी से चल रही है। इससे पहले कि आप इस चीज़ को सोचना शुरू करें कि इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल चल रहा है c/2 से और उससे जुड़ी हुई वेव 2c वेलोसिटी चलेगी, इसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्पीड की लिमिट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक पोस्टुलेट है, जो कि हमेशा सही साबित हुआ है। ये सोचना ही गलत हो जाता है कि हम किसी ऐसी वेलोसिटी, किसी ऐसी वेव, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम एंटरटेन ही क्यों करें जो ये बता रहा है कि 2c करके कोई वेलोसिटी हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। नो वन कैन क्रॉस दिस लिमिट। c से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। c को तो कोई भी वेव पार, प्रकाश खुद वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c चलता है, वो c की लिमिट को पार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस जगह पर ये देखा कि ये इक्वेशन नंबर 2 फोटोन तक के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए बात करोगे तो ये जो पूरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये अगेंस्ट द रिलेटिविटी के पोस्टुलेट के चला जाएगा, यानी रिलेटिविटी को झुटलाना शुरू कर देगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो आप सोचोगे अगर रिलेटिविटी सही है तो गलत कौन है? इसका मतलब गलत इक्वेशन नंबर 2 है। गलत इक्वेशन नंबर 2 कैसे है? क्योंकि हमने ये सब कुछ तो सही लिखा है इसको 2 को डिराइव करने में, तो इसका मतलब है ये जहां से आया है इक्वेशन नंबर 2 गलत है। आपने कहा इक्वेशन नंबर 2 तो वेव की इक्वेशन, इसमें क्या गलती हो सकती है? हमने कहा बस यही तो गलती है। यहां गलती ये है, आपने गलती ये कर दी कि इक्वेशन नंबर 2 जिस इक्वेशन की देखा देखी लिखी है, ये इक्वेशन एक नॉन लोकलाइज्ड वेव को सही से समझाती है। यानी ये इक्वेशन कहती है कि वेव, इस तरह की वेव जो लोकलाइज नहीं है, फैली हुई है, जिसकी सीमाओं की आपके बारे में कोई पता नहीं, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई है, इस तरह की वेव के लिए ये है। अगर आपने मैटर वेव को भी ऐसा लिख दिया, इसका मतलब है आपने लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन नंबर 2 में नहीं देखा। और चूंकि आपने लोकलाइजेशन, वेव के लोकलाइजेशन के नेचर को नहीं देखा, इसीलिए आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो रिलेटिविटी को वायलेट कर रहे हैं। तो अब हमें समझ में आया इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, इक्वेशन नंबर 2
मैथमेटिकली कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि ये मैटर वेव के किसी पर्टिकुलर एरिया में सीमित रहने, जहाँ पार्टिकल है वहीं पर सीमित रहने के इस कॉन्सेप्ट को नहीं कैटर करता है, नहीं डिस्कस करता है। तो हमें अब डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोगों ने लिखा है इसमें हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फेरबदल करने पड़ेंगे, ताकि हम इक्वेशन नंबर 2 में लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके चले आएँ, किसी पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र में ही तरंगों के उपस्थित होने की बात को ले आएँ। अगर ऐसा ले आते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की सही दिशा हम लोग चल रहे हैं। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 में जो ये दिक्कत दिखी एक जनरल पार्टिकल के लिए, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव बिकॉज इट इज वायलेटिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब इसको ऐसे लिखें, एक्सेप्ट फोटॉन फॉर एनी अदर पार्टिकल सच एज मटेरियल पार्टिकल v less than c, so VPH is greater than C. This result is against the basic postulates of the theory of basic postulates of the theory of relativity। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 is not perfect for representing a wave associated with the material particle। ठीक है, यहाँ लिखोगे this means, इसका मतलब क्या निकल के आता है, this means equation 2 is not perfect या not correct to represent the matter wave relation, matter wave behavior। ओके डन, दिस इज क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट कर रहा है। अब इसका समस्या फंस गई ना, इसका जवाब कैसे आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर वॉज सजेस्टेड बाय श्रोडिंगर। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस हिस्टोरिकल फैक्ट, बट शायद मैंने कहीं, मुझे मेरे गुरुदेव ने उनके मुँह से सुना था, उनके मुखारबिंदु से हमने सुना था या कहीं पढ़ा था कि श्रोडिंगर इस समस्या का एक समाधान लेकर के आते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि किसी एक पार्टिकल के साथ केवल एक वेव जुड़ी हुई है, ये कैसे आपने सोच लिया। डी ब्रोगली कहते हैं विथ एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल अ वेव नेचर इज एसोसिएटेड। वेव नेचर का मतलब तरंग व्यवहार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कह रहे हो किसी के साथ तरंग व्यवहार जुड़ा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक तरंग जुड़ी हुई नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उसमें लगभग एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी तरंगें वहाँ पर जुड़ी हो सकती हैं। अगर इस चीज़ को मानो तो आप इस समस्या से बच सकते हो। जो नॉन लोकलाइजेशन वाला इसमें दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी प्रॉब्लम में आती हुई दिख रही है इसके हिसाब से, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने यहाँ पर ये कहा कि हम एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी है, और जब भी आप एक वेव मानोगे तो वो इसी तरह की आपके सामने आएगी। तो इसका रास्ता ये है कि आप ये कहो कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास बहुत तरह की मैटर वेव होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है, उनकी वेवलेंथ में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और वो सब एक साथ एक ही जगह पे रहती हैं।
जो सब एक साथ एक ही जगह पर रहती हैं तो उनका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो उस तरंग को लोकलाइज्ड बना देता है। मे बी अभी आपको ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्या कह रहे हो, एक जैसी तरंग है, लेकिन अब हम लोग इसको मैथमेटिकली डील करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। सो ये क्या हुआ, आपने इज़ नॉट करेक्ट टू रिप्रेजेंट द मैटर वेव बिहेवियर कंप्लीटली। ठीक है, ये यहाँ पे दिक्कत हमको दिख गई। अब इस दिक्कत को दूर करने के दौरान हम जो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे वही होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, समझेंगे इस चीज को। देखो, श्रोडिंगर का आइडिया ये था कि जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है, अब कहीं जा रहा है, तो उसके साथ कई वेव जुड़ी हुई हैं। एक वेव ये है, मैटर वेव ये है, जिसकी की वैल्यू है k की वैल्यू है कुछ 1, एक k, मतलब इसके लिए लेमडा निकालोगे तो लेमडा को 2 पाई बाई लेमडा k हो जाएगा। अच्छा, एक और वेव है, थोड़ा अलग है, इसके लिए k की वैल्यू 2 है। यहाँ एक और वेव है, मैटर वेव है, इसके लिए k की वैल्यू 3 है। यहाँ और एक है, इसके लिए k की वैल्यू 4 है। यहाँ थोड़े से अंतर के साथ और है, एक है, k की वैल्यू 5 है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर इतनी सारी मैटर वेव हैं जो किसी एक ही पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई माने और सब एक साथ हैं, तो देखो वेव का हिसाब जो होता है ना वो इंसानों जैसा होता है। जैसे अगर हम एक ट्रेन के डिब्बे में 10 अजनबियों को बैठा दें तो इस बात की संभावना कम होगी कि वो सब पूरी एक दिन की यात्रा के दौरान बिल्कुल शांत बैठे रहें। बोलचाल शुरू होगी, जगह कहाँ के हैं, प्रदेश की रिश्तेदारी निकल आएगी, फिर शहर की रिश्तेदारी निकल आएगी, फिर ज़िले की रिश्तेदारी निकल आएगी, कुल गोत्र भी मिल जाए उनके बीच में आपस में। दिस इज़ कॉल्ड द, मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर है ये हमारा। हम मिलते जुलते हैं, घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। इसके पीछे हमारे स्वार्थ हो सकते हैं, हमारा खुद का स्वभाव हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तरंगों के साथ भी ऐसा होता है। अगर बहुत सारी तरंगे जो लगभग एक दूसरे से बहुत थोड़े अंतर के साथ वहीं रखी हैं तो वो बिल्कुल फ्री नहीं रहेंगी, वो आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे। अब यहाँ इंटरफेरेंस की बात आएगी। तो जब ये तरंगे लगभग इंटरफेयर कर जाएंगी, तो इंटरफेयर जब होता है तो आपको याद हो अगर इंटरफेरेंस के बारे में, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे एक तरंग ये गई, एक तरंग ये गई, पर्दे पे जब पड़ती हैं और ये तरंगे कुछ कंडीशन फुलफिल करती हैं तो पर्दे पर काली चमकीली पट्टियां बन जाती हैं। काली पट्टी को आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां इंटेंसिटी 0 होती है, और चमकीली पट्टी को आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, जहां इंटेंसिटी जो होती है वो 2a हो जाती है, 4a हो जाएगी। इंटरफेरेंस पैटर्न में 4a हो जाएगी, 4a स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी 0 है। तो इंटरफेरेंस का गुण ये होता है कि इंटरफेरेंस कुछ जगहों पे मैक्सिमल आता है, कुछ जगहों पे मिनिमल आता है। और अगर और हम थोड़ा प्रिसाइसली देखें तो जैसे अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि एक चमकीली पट्टी है तो फिर एक उतनी चौड़ाई काली पट्टी, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली पट्टी, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली पट्टी। तो इंटरफेरेंस जब होता है तो इस तरह से काली और चमकीली पट्टियों का एक ऑल्टरनेट पैटर्न बन जाता है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब जरा देखो इसके बारे में सोचो, ये वो जगह है जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, 4a स्क्वायर है, इसके राइट साइड में भी इंटेंसिटी 0, इसके लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी 0। तो एक चमकीला हिस्सा 4a इंटेंसिटी वाला दाएं बाएं 0 इंटेंसिटी की रीजन से घिरा हुआ है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न की खासियत होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारी ये सारी लगभग मिलती जुलती वेव, मैटर वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी तो इस इंटरफेयर का नतीजा क्या होगा, जरा देखें। इस इंटरफेरेंस की वजह से एक पैटर्न बनेगा इस तरह से। यहाँ देखो, ये एक हिस्सा है जहाँ एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसकी ये हिस्सा है जहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, इसका ये हिस्सा है जहाँ एम्पलीट्यूड 0 है। यानी इन सारी वेव के आपस में इंटरफेयर करके जो बना है उसमें ये वाला हिस्सा जो है एक तरह समझ लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हिस्सा है,
और ये जो दो हिस्से हैं ये कैसे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। लेकिन इससे एक खास बात देखी, ये जो वेव इतनी दूरी तक एक्सटेंडेड थी, जब ये इंटरफेयर करती हैं तो इनकी एक लिमिट यहाँ ख़त्म हो गई, एक लिमिट यहाँ ख़त्म हो गई, यानी इस पूरी वेव के समूह के वजह से जो वेव बनी वो अब इस हिस्से में लोकलाइज्ड हो गई है, जो कि हमारी समस्या थी। अब वो समस्या दूर हो गई, तो जो हमारी वेव, मैटर वेव एक पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उल्लंघन होता हुआ दिख रहा था, उसको कैसे दूर किया। श्रोडिंगर ने सुझाव दिया कि आप ये माने कि यहाँ पर जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो बहुत सारे थोड़े थोड़े अंतरों वाली बहुत सारी मैटर वेव उसके साथ जुड़ी होती हैं, जो कि आपस में समअप हो जाती हैं, और समअप होने के बाद वो एक लोकलाइज्ड वेव पैटर्न बनाती हैं, या उसको लोकलाइज्ड वेव पैकेट बनाती है। पैकेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी सारी तरंगों के रिजल्टेंट से ये बना है, तो इतनी सारी तरंगों का असर इसके अंदर है, तो यानी इतनी सारी तरंगों का समूह है, तो वेव ग्रुप कह सकते हो, वेव पैकेट कह सकते हो। तो हमारे पास एक वेव पैकेट बन जाता है, और ये जो वेव पैकेट होता है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी फॉलो करता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को भी फॉलो करता है। यानी अब हम कहेंगे कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो पार्टिकल जब तरंग में बदलता है तो वो इस तरह की नॉन लोकलाइज्ड तरंग में नहीं बदलता, बल्कि जब वो अपने आप को तरंग बदलता है तो इस तरह के लोकलाइज्ड वेव पैकेट में बदलता है। और जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट चलता है उस वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि वेव ग्रुप है, ये पूरा वेव ग्रुप कहलाता है, वेव पैकेट कहलाता है। और पार्टिकल की भी वही वेलोसिटी होती है, तो जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है पार्टिकल, उसका वेव पैकेट भी उसी वेलोसिटी से उसको बिलोंग कर रहा है, और इस पूरी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको कि हमें यहाँ पर समझना है। ये हमने उसका एक बेसिक सा एक रूल आपके सामने डिस्कस किया है, बेसिक लॉजिक उसके पीछे के डिस्कस की है। डेफिनेटली ये विषय बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ हमारे नहीं जाता, थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन बच्चों समझो, क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट। जैसे आपसे कहा गया कि आपको कैरम बोर्ड खेलना है, तो कैरम बोर्ड को खेलने के लिए आपको कुछ नए तरह की मसल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सोचने की, देखने की, अंदाजे की, उंगलियों की। आपको खेलना है फुटबॉल, तो आपको उसके हिसाब से कुछ नई मसल्स अपने शरीर में डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप उसमें एक्सेल करना चाहते हो। ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स भी है। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स, देन यू हैव टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ मसल्स इन योर ब्रेन टू थिंक समथिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। कुछ ऐसे लॉजिक्स आपको पचाने पड़ेंगे जो कि सोचने पर गहरे हैं, जिनको गहरे हैं मतलब जब उनको खुद को सोचोगे ना तब उसका स्वाद आपको मिलेगा, उसकी समझ आपको आएगी। ऐसे सतही तौर पर ऐसे हल्के हल्के सुनते सुनते किसी गाने की तरह से, किसी बादशाह के गाने की तरह से, अरे हाँ बहुत बढ़िया कैची है, उस तरह का नहीं। इट इज़ नॉट ए वेरी कैची, इट्स वेरी प्रोफाउंड, इट्स वेरी डीप। ओके, सो चलिए फिर ये लोकलाइजेशन वाला जो इवेंट, ये जो पूरा मैथमेटिक्स है, वी विल फर्दर एक्सप्लेन इट इन द कमिंग क्लासेस। और उसमें हम इसकी एक मैथमेटिक्स भी डिस्कस करेंगे, इसका एक बेसिक आइडिया भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि फिर इससे हम ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। और फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसको भी हम आंसर कर देंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है दोनों बिल्कुल सेम होती, आइडेंटिकल होती। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अगली क्लासेस में हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।